हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। या मार्केट के अंदर हमने दो कैटेगराइजेशन देखी थी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हमने देख लिया था कि उसको न्यू इशू मार्केट कहते हैं, जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती है। न्यू सिक्योरिटीज़ जो कंपनी है वो इशू करती है, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ने हैं। हमको स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ना है जो कि सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हम फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को स्टार्ट करते हैं एंड बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंज के बच्चों मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। हम पहले बोलते हैं मनी मार्केट, दूसरा बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी दो सब कैटेगरीज हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है। हमने ये कर लिया है और इसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है ना, समझा दिया है। अब हम सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस एंड फीचर्स हम देखते हैं। सबसे पहले कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। जो भी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे ट्रेड करी जाती है, देखो मैंने आपको बता दिया था, ये तो है न्यू इशू मार्केट और ये सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू करती है, अब वो सिक्योरिटी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेड करी जाती है, ठीक है ना, आपस में ट्रेड करी जाती है। एंड उसको जो रेगुलेट करता है, उस एक्टिविटी को जो रेगुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बच्चों आप स्टॉक एक्सचेंज को एक शॉपिंग मॉल बोल सकते हो। ये क्या है? एक शॉपिंग मॉल है जहां पे सारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज का काम चलता है, ठीक है ना। सारा काम, जो भी एक्टिविटीज परचेज एंड सेलिंग की एक्टिविटीज होती हैं, वो कहाँ चलती है? स्टॉक एक्सचेंज में चलती है, ठीक है। मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि जो भी मैं वर्डिंग आगे इस्तेमाल करूं वो आपको समझ में आए, ठीक है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होती है? आप उसको समझ लो कि वो एक गोडाउन होता है जो आपकी जो सिक्योरिटीज है उनको डिपॉजिट करके रखता है, ठीक है। और आप डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास, है ना, एक कस्टमर डायरेक्ट गोडाउन में जाके परचेज नहीं कर लेता, लेकिन वहां पे कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। वो एजेंट्स होते हैं जो हमको फैसिलिटेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, ठीक है। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, इनको सबको पढ़ने वाले हैं बच्चों। अभी हम फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करता है। सबसे पहले आपकी जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब भी आप उनको बेचना चाहें उनको बेच सकते हैं, कभी भी परचेज करना चाहें उनको परचेज कर सकते हैं थ्रू शॉपिंग मॉल। बच्चों अगर आपके एरिया के अंदर एक शॉपिंग मॉल है तो क्या है, वो आपको एसेस प्रोवाइड कर रहा है ना, ईजी एसेस प्रोवाइड कर रहा है कि आराम से आप जाके वहां पे सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। जब आपकी मर्जी हो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहला है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा प्राइस डिस्कवरी, हमने पढ़ लिया था। प्राइस डिस्कवरी यानी कि कोई भी यहाँ पे जो प्राइस है वो कोई भी एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता। प्राइमरी मार्केट में तो क्या होता है, कंपनीज जो अपना आईपीओ लेकर आती है, कंपनीज जो है ना इन्वेस्टमेंट चाहती है पब्लिक से, वो डिसाइड करके रखती है कि हमको इतने रुपीस चाहिए, इतने रुपीस पर शेयर होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स में बात हो रही होती है, तो यहाँ पे जो भी रेट्स डिसाइड होती हैं वो मार्केट की रेट्स होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई की रेट्स होती हैं कि जैसी डिमांड सप्लाई चल रही है वैसी ही रेट यहां पे चलेगी। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर परचेज एंड सेल करते हैं, वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं वहां पे, ठीक है। देखो शॉपिंग मॉल है ना, तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी अवेलेबल होंगे, वो लगे हुए होंगे, तो वहां पे कोई भी फ्रॉड चीजें नहीं हो सकती। आपका जब बिल बनेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। बिलिंग काउंटर्स के ऊपर कैमरा लगे हुए होते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो क्या होता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी आप सेल परचेज कर रहे हो उसकी सेफ्टी इंश्योर करने का काम किसका है? स्टॉक एक्सचेंज का काम है। फोर्थ पॉइंट है
कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मुझे बताओ, यहाँ पे सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है सिक्योरिटीज की, यानी कि जो सिक्योरिटीज है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो एसेट्स होती हैं, हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। तो जब एसेट्स की सेल परचेज बढ़ रही है, जब डिमांड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी भी फ्लो में आ रही है, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, हाउस होल्ड अपना पैसा बिजनेसेस में डाल रहे हैं, बिजनेसेस उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पैसों का लेन देन हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना स्टॉक मार्केट के जो इंडाइसेस होते हैं, मैं इंडाइसेस को समझाऊंगा आगे क्या होता है, लेकिन अभी ये याद करके चल लो कि जो स्टॉक मार्केट्स का जो परफॉर्मेंस जो मेजर किया जाता है ना, उसको हम इंडाइसेस से मेजर करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इंडाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लो होगा इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, है ना, सेलिंग परचेजिंग होगा, उतना क्या होगा, इकोनॉमी फ्लो में आएगी। 10 यूनिट है, उनके पास से पैसा डेफिसिट यूनिट के पास जाएगा, ठीक है ना, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे कंट्री के अंदर आएगी बच्चों। 5th पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज से क्या करते हैं, अपने जो शेयर्स होते हैं उनको परचेज कर लेते हैं, ठीक है, एंड फिर वेट करते हैं कि कब उनकी प्राइजेस ऊपर हो जाए, और जैसे मुझे बताओ, इस व्यक्ति ने शेयर खरीदा 5 रुपए में, ठीक है, और इसने थोड़ा वेट किया कि देखते यार मैं खरीद रहा हूं, मुझे पता है कि आने वाले समय के अंदर इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो इसके प्राइस मुझे बताओ, अगर 10 रुपए हो जाएगी तो जो ये बंदा है वो उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में बेच देगा, जिससे उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट है, जो कि स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज से कमाया हुआ है, ठीक है। इस बंदे को फिक्र नहीं है कि मैं किसका शेयर खरीद रहा हूं, इस बंदे को कोई मतलब नहीं है कि शेयर किस कंपनी का है, मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, नहीं, इसको सिर्फ सेलिंग परचेजिंग करके अपना प्रॉफिट अर्न करना है, और उसी को हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुझे बताओ कि अभी जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज अपना जो रॉ मटेरियल है वो पहले ही मंगा लेगी, ठीक है, पहले ही मंगा लेगी, दिवाली से पहले या फिर कोई भी फेस्टिवल से पहले। उनको पता है कि इसके बाद पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, विंटर सीजन में पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, तो पहले से ही मैं रॉ मटेरियल ले लेता हूं, जिससे जब मेरी सप्लाई ज्यादा होगी, जब मैं ज्यादा सप्लाई कर रहा हूंगा, तब मैं रॉ मटेरियल को महंगे दाम में नहीं मंगाऊंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको स्पेक्यूलेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जो एक बंदा है, जो इन्वेस्टर है, वो स्टॉक एक्सचेंज से पहले ही शेयर्स खरीद लेता है, और उस व्यक्ति को पता होता है, बेस्ड ऑन है ना मार्केट टैक्टिक्स और मार्केट का नॉलेज होने के कारण उसको पता होता है कि वो शेयर है ना, वो सिक्योरिटी आगे जाके महंगी होने वाली है, ठीक है। तो महंगी जब होगी तब मैं उसको बेच दूंगा, जिससे क्या होगा, मैंने खरीदी थी 5 रुपए में, और जब महंगी होगी 10 रुपए की होगी, तब मेरे पास वो सिक्योरिटी होगी और मैं बेच दूंगा, तो मुझे 5 रुपए इसका प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस डिस्कवरी डिमांड एंड सप्लाई पे होती है, जैसा डिमांड वैसे सप्लाई, ठीक है ना, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे है ना प्राइस डिस्कवरी होती है। फ्री मार्केट है तो इससे क्या होता है, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज, जो ये स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज है ना, इनको भी थोड़ा सा स्कोप मिल जाता है। 6th है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ये भी काम करता है कि जो पब्लिक है उनको एजुकेट करें कि कितना आपको परचेज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या देखकर काम करना है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ये सारे काम तो करता ही है, लेकिन पब्लिक को एजुकेट भी करता है, अवेयरनेस भी फैलाता है कि ये भी एक ऑप्शन है जिससे आप सेल परचेज कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इंप्रूव कर सकते हो एंड उनको ग्रो कर सकते हो। तो बच्चों हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, अब हम जल्दी से 2 डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। तो जल्दी से हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच में। सबसे पहले टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में इशू होती है। तो यहां पे कौन सी है, न्यू सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज यहां पे इशू होती हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज इशू नहीं होती है, यहां पे वही सिक्योरिटीज इशू होती हैं जो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में इशू
हो चुकी हैं, ठीक है। कंपनी आएगी, मैं कंपनी हूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं प्राइमरी मार्केट में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरा जो शेयर है 100 रुपए का शेयर है, करीबन पूरे 1000 शेयर हैं, तो जितना भी मल्टीप्लीकेशन में कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल आप मुझे दे दो, ठीक है ना। लोग मुझे पैसा दे देंगे। अब मेरा शेयर इन्वेस्टर के पास है और दूसरे इन्वेस्टर के पास है। अब वो इन्वेस्टर आपस में शेयर को ना सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कब? जब जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पे हर कोई कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एंटर होने के लिए सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करना, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, लिस्ट होना, ठीक है ना। अगर मुझे बताओ, आपका नाम का कोई बिस्कुट है, ठीक है ना, बिस्किट है, और आप चाहते हो कि शॉपिंग मॉल में आपका जो वो बिस्किट है वो शॉपिंग मॉल बेचे उस बिस्किट को, तो क्या करना होगा? आपको जो भी पॉलिसीज हैं शॉपिंग मॉल की उसको कंप्लीट करना होगा, उनके हिसाब से चलना होगा, जब भी जाके आप अपना बिस्किट उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेच सकते हो, ठीक है। न्यू सिक्योरिटीज, एंड यहाँ पे बोल सकते हो आप कि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज यहाँ पे सेल परचेज होती है, ठीक है। इशू कौन करता है? यहाँ पे कंपनीज इशू करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर काम होता है, ठीक है। लोकेशन क्या है? यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी कहीं पर भी कैसे भी उसको इशू कर सकती है, किसी के भी थ्रू, बैंक्स के थ्रू कर सकती है, कोई से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर सकती है, तो कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। लेकिन इसकी फिक्स्ड लोकेशन है, ठीक है ना। इसकी फिक्स्ड लोकेशन है कि यहीं पर जाके आप ना सेल परचेज कर सकते हो, यहीं जाके आप, ठीक है ना, अपने सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसके लिए नहीं है। एंट्री क्या है? यहाँ पे एंट्री इजी एंट्री है, आराम से हर कोई एंट्री कर सकता है, हर कोई मार्केट से कैपिटल उठा सकता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एंटर करने के लिए आपको सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को लिस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर आपको बिस्किट बेचना है तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, उनके हिसाब से आपको चलना होगा। ब्रांडिंग, आपकी पैकेजिंग उस हिसाब से होनी चाहिए, तभी जाके आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिस्किट बेच सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्राइस, यहाँ पे प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, और यहाँ पे और वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो मनी एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। तो मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कभी कभार बैंक्स हो जाते हैं, है ना, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड इनके थ्रू आपको शॉर्ट टर्म फंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड कैपिटल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारे लोग क्या करते हैं? आपको फिक्स्ड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपके फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, एंड कंपनी को फाइनेंस करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे आ गया ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मनी मार्केट का ड्यूरेशन क्या है? 1 ईयर और लेस, 1 ईयर और लेस। और यहाँ पे क्या है? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अप टू 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स में भी जा सकता है। लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे क्या आ जाते हैं? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपके कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, आपके ट्रेजरी बिल्स आ सकते हैं, आपकी बैंक मनी, ये आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड जब हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके शेयर्स आ सकते हैं, डिबेंचर आ सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स आ सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। लिक्विडिटी देखो, क्योंकि ये 1 ईयर और लेस है तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इसमें लिक्विडिटी आपके कम होती है, आप ये लिख सकते हो। रिस्क, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं तो इसमें जो रिस्क होती है वो कम होती है, रिस्क कम होती है। लेकिन जो मार्केट होता है वो अनसिक्योर्ड मार्केट होता है, ठीक है, रिस्क यहाँ पे कम रहती है। एंड कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहती है, ठीक है। आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए लगा रहे हो तो रिस्क भी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है 5 साल के अंदर इकोनॉमिक क्रश हो जाए, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाए, बैकवर्ड हो जाए, तो यहाँ पे रिस्क रहती है। लेकिन
रिस्क के साथ जो रिटर्न है, रिटर्न भी कैपिटल में ज़्यादा होता है एंड मनी मार्केट में रिटर्न कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी से ही वो पैसा मिल जाएगा, जल्दी से उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी। तो जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने पेंशन प्लान्स, ठीक है, रिटायरमेंट प्लान सुने होंगे कि 5-5 हज़ार करके 10 साल तक आप हमको सबमिट कराओ, हम आपको एट द राइट टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या है, रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन हाँ उसमें रिस्क भी ज़्यादा है एंड लिक्विडिटी यहाँ पे कम है। रिक्वायरमेंट बच्चों, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए होता है मनी मार्केट। क्यों? क्योंकि देखो जल्दी से हमको पैसा चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमको पैसा चाहिए, तो जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, जो हमको डे टू डे बेसिस पे पैसों की जरूरत पड़ती है, उसको फाइनेंस करने के लिए हमको मनी मार्केट में जाना होता है। एंड जो हमको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, जैसे मैंने बोला कि कैपिटल मार्केट में हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीद रहे होते हैं, कंपनी के फिक्स्ड है ना कैपिटल एसेट्स को खरीद रहे होते हैं, तो उसके लिए हमको बड़ी कैपिटल चाहिए होती है ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अगर हम लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए हमको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा समय के लिए हमको कैपिटल चाहिए। तो ये जो है वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए होता है। बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम ट्रेडिंग प्रोसीजर देखते हैं। बच्चों ये चीज़ अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ट्रेडिंग प्रोसीजर को समझते हैं। तो बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। देखो बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप ट्रेडिंग करोगे तो डायरेक्ट आप स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट जाके आप शॉपिंग मॉल से उनके गोडाउन में से माल नहीं उठा सकते हो। आपको सबसे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना होगा। वहाँ पे जो वहाँ पे जो है ना बिलिंग वाला होगा या फिर वहाँ के जो एजेंट्स होंगे, वहाँ के लोग होंगे, वो आपको माल दिखाएंगे या फिर आपको माल है ना परचेज करना होगा। उसके बाद जो एजेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। गुड्स कहाँ से आएगा? गुड्स आपके गोडाउन से आएगा। तो गोडाउन को आप बोल सकते हो आपकी डिपॉजिटरी है, स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और जो एजेंट है जो आपको वहाँ पे माल दिखा रहा है, आपको माल सेलेक्ट करवा रहा है, वो आपका ब्रोकर है, आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हमारे ब्रोकर को चूज करना होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम है ना सेल परचेस करेंगे, हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करेंगे। तो उसके लिए हमको हमारा जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्रोकर्स को देने होते हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमको जो हमारे पैन कार्ड है, हमारा आधार कार्ड है, हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, वो हमको ब्रोकर को देनी होती है, जिससे वो हमारे बिहाफ पे सेल एंड परचेज करता है स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है बच्चों, याद रखना। हम डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स उनको पढ़ेंगे। याद रखना जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। वो रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी के थ्रू। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ग्रो ऐप सुना होगा, ज़ेरोदा आपने ऐप सुना होगा, ये आपके कौन हैं? ब्रोकर्स हैं। इनको आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है एंड वो फिर आपका डीमैट अकाउंट खोल देते हैं। यानी कि ये वो अकाउंट है जहाँ पे जो भी आप सेल एंड परचेज करोगे आपकी सिक्योरिटीज़ को, वो यहाँ पे स्टोर होंगी। एक डीमैट अकाउंट होता है और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इस अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप सेल एंड परचेज कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग करने के बाद जो आपने जो शेयर्स परचेज करे हैं, उन शेयर्स को आप रखोगे किधर? उन शेयर्स को आप डीमैट अकाउंट में रखोगे। तो डीमैट अकाउंट यूज होता है कि आप अपने शेयर्स को जो आपने परचेज किए हैं उनको आप रख सको। ये आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। अगर आप परचेज कर रहे हो किसी शेयर को, तो आपके जो शेयर है वो यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। जो पैसा होता है ना शेयर का, वो बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, इतना याद रखना। थर्ड है, जब आपका डीमैट अकाउंट खुल गया है, ठीक है ना, आपका अकाउंट खुल गया है जिसमें आप सेल एंड परचेज कर सकते हो, उसके बाद आपको अपने ऑर्डर को प्लेस करना है। जो भी आप जितने भी शेयर्स, जितने भी प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो, उसको प्लेस करना है ऑर्डर को, या फिर आप उसको सेल करना चाहते हो तो आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। फोर्थ है मैच द शेयर प्राइस। अब क्या होता है, अब आपने ही जैसे ही आपने तो प्लेस कर दिया, आपने तो बोल दिया मुझे 10 शेयर्स बेचने हैं 10 रुपए के हिसाब से। अब जो आपका ब्रोकर है वो ऑनलाइन जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा एंड स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है ना, वो सेटलमेंट करेगा कि हाँ कोई अवेलेबिलिटी है क्या, कोई मैं परचेज करना चाहता हूं तो कोई सेल करने वाला है क्या, नहीं है, ठीक है ना। आपका मैच होगी प्राइजेस, ठीक है ना। जैसे ही आपकी प्राइजेस मैच हो जाती हैं, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है,
जो वेरीफाई करेगा कि आपने रियली में ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है बच्चों। 7th है डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। यहाँ पे डिलीवरी ऑफ शेयर्स, अगर आप सेल कर रहे हो तो शेयर्स को डिलीवर करोगे, और परचेज कर रहे हो तो पेमेंट दोगे। ठीक है। जैसे ही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है तो उसी के अंदर है ना, उसी के एक दिन के अंदर अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास आ जाता है, आपको जल्दी से जल्दी उनका ना सेल उनका पेमेंट देना है या फिर अपने शेयर्स को डिलीवर करना है। ठीक है। जो सेटलमेंट साइकिल होता है वो T+1 या T+2 डेज का होता है। ठीक है ना। जैसे ही आपने पेमेंट किया यानी कि होता है T+2, यानी कि जैसे ही आपने पेमेंट किया उसके एक दिन बाद आपको शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे ही आपने पेमेंट किया उसके 2 दिन बाद आपको शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। देखो कैसा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप इन्वेस्टर 1 हो। ठीक है। ये आपका ब्रोकर है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। अब ये भी ब्रोकर 2 है एंड ये इन्वेस्टर 2 है। ये परचेज कर रहा है शेयर्स को। ठीक है। तो ये पैसा देगा इसको, ये पैसा देगा इसको, ये पैसा देंगे इनको, और ब्रोकर 2 पैसा देगा इनको। यहाँ से शेयर्स आएंगे यहाँ पे, यहाँ से शेयर्स आएंगे यहाँ पे, यहाँ से आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आएंगे यहाँ पे। ठीक है। आप पैसा ब्रोकर को दोगे और ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को देगा, उसको बोलते हैं पे इन डे। और जब यहाँ से पैसा यहाँ पे आकर जब यहाँ जाएगा उसको बोलते हैं पे आउट डे। ठीक है। और ये पूरा प्रोसीजर कितना होता है? T+2 डेज, यानी कि 2 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। ये पूरा T+2 का प्रोसेस होता है कि जो आप अपना पैसा ब्रोकर को दोगे, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को देगा, उसको बोलते हैं पे इन डे, और स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को देगा, उसको बोलते हैं पे आउट डे, एंड ब्रोकर 2 आपको देगा। ठीक है। वो 24 आवर्स में आपको देना ही चाहिए। ठीक है। तो जो पूरा प्रोसीजर है ये T+2 डेज में पूरा होता है। बच्चों अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इसको समझने में, अपनी एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में से एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि जो भी हमने पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन, मीनिंग, फंक्शंस, जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो लाइक करे बिना नहीं जाना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।